आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में मैं प्रज्ञान सर हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, हम लोग आज से एक अध्ययन श्रृंखला प्रारंभ कर रहे हैं। केवीएस, टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी, प्रोक्ता, यूजीसी नेट, जेआरएफ आदि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अध्ययन श्रृंखला काफी महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि घटना चक्र की पुस्तक से यह अध्ययन सामग्री आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। और मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि यह पाठ्यचर्या आपको आपके एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। तो साथियों, आज की इस पाठचर्या में हम लोग अध्ययन करने वाले हिंदी भाषा और साहित्य के सामान्य परिचय से। तो आज की इस पाठचर्या को बिना किसी अतिरिक्त समय के प्रारंभ करना चाहेंगे, लेकिन उससे पूर्व फटाफट वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में बने हुए बेल आइकन से ऑल बटन को प्रेस करिएगा, जिससे कि आने वाले नए वीडियो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो बिना समय गंवाए साथियों, प्रारंभ करेंगे आज की पाठचर्या। और पाठचर्या के लाइक, शेयर से और कमेंट से हमें पता चलेगा कि इस पाठचर्या को कंटिन्यू करना है या नहीं। तो अपने विचारों से हमें जरूर अवगत कराइएगा। तो फटाफट सेशन को लाइक शेयर करिए। देखते हैं आज की पाठचर्या में। सबसे पहले हम लोग हिंदी भाषा और साहित्य के सामान्य परिचय में। वर्तमान में हिंदी भाषा भारत की सामाजिक संस्कृति के सभी तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम बनने वाली भाषा के रूप में अन्य भाषाओं की भी शैलियों, शब्दों और पदों को आत्मसात करते हुए समृद्ध हो रही है। धीरेन्द्र वर्मा जी के अनुसार व्यापक अर्थ में हिंदी उस भाषा का नाम है जो अनेक बोलियों के रूप में आर्यावर्त के मध्य देश अर्थात वर्तमान हिंदी प्रांत, संयुक्त प्रांत, उत्तर प्रदेश, महाकौशल, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार तथा पूर्वी पंजाब प्रदेश की जनता की मूल भाषा और मातृभाषा के रूप में है। भोलानाथ तिवारी ने परिभाषित किया है, विस्तृत अर्थ में हिंदी प्रदेश में बोली जाने वाली 17 बोलियों की द्योतक है। वहीं पश्चिमी हिंदी और पूर्वी हिंदी वर्ग की 8 बोलियों का सामूहिक नाम है हिंदी। संकुचित अर्थ में उन्होंने व्याख्या की है कि खड़ी बोली का वह रूप जो आज हिंदी प्रदेश की सरकारी भाषा, राजभाषा के रूप में तथा भारत की राजभाषा, समाचार पत्रों, फिल्मों की भाषा व शिक्षा का माध्यम है। इसे परिनिष्ठित हिंदी, मानक हिंदी आदि नामों से भी अभिहित करते हैं। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली में बोली जाने वाली भाषा समूह को सामान्यतः हिंदी कहा जाता है। हिंदी भाषा का एक रूप दक्षिण भारत, विशेषकर हैदराबाद में प्रचलित है, जिसे दक्षिणी हिंदी, हिंदवी, गुजरी, हिंदुस्तानी, जबाने हिंदुस्तानी नामों से भी जाना जाता है। साहित्य और इसकी परिभाषाओं को देख लेते हैं। तो विद्वानों ने इसको 3 तरह से परिभाषित किया है। हिंदी साहित्य के विद्वानों के अनुसार काव्य शास्त्रीय दृष्टि से और पाश्चात्य दृष्टि से। तो तीनों ही दृष्टि से हम लोग साहित्य को देखने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं हिंदी साहित्य के विद्वानों के अनुसार। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी लिखते हैं कि ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम साहित्य है। सारे मानव समाज को सुंदर बनाने की साधना का नाम साहित्य है। बालकृष्ण भट्ट कहते हैं कि साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है। डॉक्टर नगेंद्र कहते हैं कि साहित्य आत्म अभिव्यक्ति जीवन की अभिव्यक्ति है। साहित्य आत्म अभिव्यक्ति जीवन की अभिव्यक्ति है। गुलाब राय लिखते हैं साहित्य के संदर्भ में कि जहां शब्द और अर्थ, विचार और भाव का परंपरा अनुकूलता के साथ सहभाव हो, वही साहित्य है। रामचंद्र शुक्ल जी लिखते हैं कि साहित्य के अंतर्गत वह सारा वांग्मय लिया जा सकता है जिसमें अर्थबोध के अतिरिक्त भावोन्मेष और चमत्कारपूर्ण अनुरंजन हो तथा जिसमें ऐसे वांग्मय की विचारात्मक समीक्षा या व्याख्या हो। श्याम सुंदर दास जी लिखते हैं कि किसी पुस्तक को हम साहित्य या काव्य की उपाधि तभी दे सकते हैं जब जो कुछ उसमें लिखा गया है वह कला के उद्देश्यों की पूर्ति करता हो। यही एकमात्र उचित कसौटी है। साहित्य के अंतर्गत कविता, नाटक,
चंपू, उपन्यास, आख्यायिकाएं सभी आ जाते हैं। मुंशी प्रेमचंद लिखते हैं कि मेरे विचार में साहित्य की सर्वोत्तम परिभाषा जीवन की आलोचना है, चाहे वह निबंध के रूप में हो, चाहे कहानियों के या काव्य के। उसे हमारे जीवन की आलोचना की व्याख्या करनी चाहिए। साहित्य उसी रचना को कहेंगे जिसमें कोई सच्चाई प्रकट की गई हो, जिसकी भाषा प्रौढ़, परिमार्जित, सुंदर हो, जिसमें दिल व दिमाग पर असर डालने वाला गुण हो। महादेवी वर्मा जी कहती हैं कि साहित्य मनुष्य की शक्ति, दुर्बलता, जय पराजय, हास अश्रु और जीवन मृत्यु की कथा है। काव्य शास्त्रीय अर्थ में देखते हैं, काव्य शास्त्रीय दृष्टि से साहित्य को, तो दंडी लिखते हैं कि इष्ट अर्थ से विभूषित शब्द समूह ही काव्य शरीर है। पंडित विश्वनाथ के अनुसार रस युक्त वाक्य काव्य है। पंडित राज जगन्नाथ के अनुसार रमणीय अर्थ का प्रतिपादक शब्द काव्य है। मम्मट लिखते हैं कि दोष रहित गुण युक्त शब्दार्थ भले ही कहीं कहीं अलंकार रहित हो, काव्य कहलाता है। कुंतक महोदय कहते हैं कि शब्द और अर्थ दोनों की अन्यूनांतरिक, परस्पर स्पर्धा पूर्वक मनोहारणी, श्लाघनीय स्थिति साहित्य है। पाश्चात्य दृष्टि में साहित्य को देखने का प्रयास करते हैं हम लोग। पाश्चात्य विद्वान अरस्तु के अनुसार देखते हैं, शब्दों के माध्यम से प्रस्तुत अनुकृति काव्य या साहित्य कहलाती है। कालरीज महोदय लिखते हैं कि साहित्य रचना का वह विशिष्ट प्रकार है जिसका तत्कालिक लक्ष्य प्रसन्नता प्रदान करना होता है। पीबी शैली के अनुसार काव्य सर्वाधिक सुखी, श्रेष्ठतम हृदयों के श्रेष्ठतम क्षणों का लेखा जोखा है। सिडनी लिखते हैं कि काव्य या साहित्य का वह अनुकरणात्मक कला है जिसका लक्ष्य शिक्षा और आनंद प्रदान करना है। प्रोफेसर भाटे के अनुसार साहित्य आत्मा का संगीत है जो मानव के अंतःस्थल से निश्रित होता है और भाषा के माध्यम से अभिव्यक्त होकर जीवन के साथ सामंजस्य स्थापित करता है। आगे, साहित्य शब्द की व्युत्पत्ति एवं अर्थ के विषय में हिंदी साहित्य कोश भाग 1 में कहा गया है कि साहित्य सहित धन यत प्रत्यय, साहित्य का अर्थ है शब्द और अर्थ का स्वभाव अर्थात साथ होना। विभिन्न साहित्यकारों की दृष्टि से साहित्य का उद्देश्य क्या होना चाहिए? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने लिखा है कि साहित्य का लक्ष्य मनुष्य जाति का हित है। इन्होंने कहा है कि मैं साहित्य को मनुष्य की दृष्टि से देखने का पक्ष पाती हूं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने स्वांतः सुखाय को साहित्य का उद्देश्य माना है। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने ज्ञान और मनोरंजन को साहित्य का उद्देश्य माना है। डॉक्टर नगेंद्र ने आनंद और लोक मंगल को ही साहित्य का उद्देश्य माना है, जिसमें सापेक्षिक मूल्य से आनंद को अधिक महत्व प्रदान करते हैं। आचार्य नंदुलारे वाजपेयी जी ने साहित्य का उद्देश्य आत्म अनुभूति को माना है। डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने साहित्य का उद्देश्य केवल मनुष्य के मस्तिष्क को संतुष्ट करना नहीं, वह तो मनुष्य जीवन को अधिक सुखी और सुंदर बनाने की चेष्टा करता है। मुंशी प्रेमचंद जी के अनुसार साहित्य का लक्ष्य केवल महफिल सजाना और मनोरंजन का सामान जुटाना नहीं है, वह देशभक्ति और राजनीति के पीछे चलने वाली सच्चाई भी नहीं, बल्कि उसके आगे मसाल दिखाती हुई चलने वाली सच्चाई है। साहित्य इतिहास क्या है, इसको समझने का प्रयास करते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी लिखते हैं, प्रत्येक देश का साहित्य
वहां की जनता की चित्त वृत्तियों का संचित प्रतिबिंब होता है। तब यह निश्चित है कि जनता की चित्त वृत्तियों के परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता चला जाता है। आदि से अंत तक इन्हीं चित्त वृत्तियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ उनका सामंजस्य दिखाना ही साहित्य का इतिहास कहलाता है। जनता की चित्त वृत्ति बहुत कुछ राजनीतिक, सामाजिक, सांप्रदायिक तथा धार्मिक परिस्थितियों के अनुसार होती है। डॉक्टर नगेंद्र लिखते हैं साहित्य इतिहास के संदर्भ में, डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार युग चेतना और साहित्य चेतना के समन्वय पर आधारित साहित्य के इतिहास के संश्लिष्ट स्वरूप को ही हमें स्वीकार करना चाहिए। नलिन विलोचन शर्मा क्या लिखते हैं कि साहित्य इतिहास भी अन्य प्रकार के इतिहासों की तरह कुछ विशिष्ट लेखकों और उनकी कृतियों का इतिहास न होकर युग विशेष के लेखकों की कृति का इतिहास ही हो सकता है। रामस्वरूप चतुर्वेदी जी लिखते हैं कि साहित्य के इतिहास का काम है कवि के कार्यों को साहित्य इतिहास के विकास प्रक्रिया में न्यायोचित दिखा सकना। बढ़ते हैं आगे और हिंदी साहित्य इतिहास की सामग्री या स्रोत पर चर्चा करते हैं। तो इसमें दो चीजें आपको देखने को मिलेंगी, अंतः साक्ष्य और बाह्य साक्ष्य। अंतः साक्ष्य के आधार पर देखते हैं, अंतः साक्ष्य के आधार पर गोकुलनाथ द्वारा लिखा गया 84 वैष्णवन की वार्ता और 252 वैष्णवन की वार्ता। गोकुलनाथ जी अष्टछाप के संस्थापक और प्रवर्तक विठलनाथ के पुत्र, पुष्टि मार्ग के संस्थापक वल्लभाचार्य के पौत्र थे। यानी कि वल्लभाचार्य के पोते विठलनाथ के पुत्र गोकुलनाथ थे, जिन्होंने 84 वैष्णवन की वार्ता और 200 वैष्णवन की वार्ता लिखी है। पुष्टि मार्ग में दीक्षित वैष्णव भक्तों की जीवनी पर प्रकाश डाला गया है। 84 वैष्णवन की वार्ता में वल्लभाचार्य के 84 शिष्यों के बारे में जानकारी मिलती है। वहीं 252 वैष्णवन की वार्ता में विठलनाथ के 252 शिष्यों के बारे में जानकारी मिलती है तथा अष्टछाप के कवियों की जानकारी का स्रोत भी यहां से मिल जाता है। आगे बढ़ते हैं और आगे नाभादास के भक्तमाल पर देखते हैं। तो अग्रदास का शिष्य नाभादास को अग्रदास का शिष्य माना जाता है। कुछ स्रोतों में इन्हें कृष्णदास पैहारी के प्रिय शिष्यों में गिना जाता है। नाभादास राम भक्त कवि हैं और राम कुमार वर्मा जी के अनुसार नाभादास का वास्तविक नाम नारायण दास था। लगभग 316 छप्पे छंदों में 200 भक्तों का विवरण भक्तमाल में मिलता है। इस ग्रंथ में सामान्यतः प्रत्येक भक्त के लिए एक छप्पे पुस्तक है जो उनकी विशेषताओं को व्यक्त करता है। इसी ग्रंथ में गोस्वामी तुलसीदास को भक्ति काल का सुमेर, कलिकाल का वाल्मीकि कहा गया। यानी नाभादास ने तुलसीदास को भक्ति काल का सुमेर, कलिकाल का वाल्मीकि कहा है। कबीर के विषय में इन्होंने कहा है कि कबीर कानी राखी नहीं, वर्णाश्रम खट दर्शनी। वहीं मीराबाई के संदर्भ में उन्होंने कहा है कि निरंकुश अति निडर, रसिक जस रसना गायो। इसके बाद भक्त नामावली ध्रुवदास द्वारा लिखी गई रचना है। 116 भक्तों का संक्षिप्त जीवन वृत्त इसमें मिलता है, जिसके अंतिम भक्त नाभादास हैं। इन्होंने जटिल दुर्बोध तत्वों को समझाने के लिए वचनिका यानी गद्य वार्ता का प्रयोग किया है। कालिदास त्रिवेदी दास द्वारा लिखा गया कालिदास हजारा। कालिदास त्रिवेदी जी की अन्य महत्वपूर्ण रचनाएं हैं
जंजीरा बंद, वर वधु विनोद। इस ग्रंथ में लगभग 212 कवियों की 1000 कविताओं का संग्रह है। इसी ग्रंथ के आधार पर शिव सिंह सेंगर ने अपने साहित्य इतिहास ग्रंथ शिव सिंह सरोज को लिखा है। भिखारी दास द्वारा लिखा गया काव्य निर्णय। भिखारी दास रीतकालीन कवि हैं जो पृथ्वी सिंह के भाई हिंदूपति प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश के अधिपति के आश्रय में रहते थे। इस ग्रंथ में काव्य के आदर्शों के साथ साथ कई कवियों को संक्षिप्त रूप से निर्देशित किया गया है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद गुरु ग्रंथ साहिब, इसके संग्रहकर्ता गुरु अर्जुन देव हैं और सिखों के ये 5वें गुरु थे। इसमें गुरु नानक, कबीर, नामदेव, रैदास आदि संतों की वाणियों का संग्रह है। इसके बाद मूल गोसाई चरित वेणी माधव दास द्वारा लिखा गया ग्रंथ है। इसमें चौपाई, दोहा, त्रोटक छंदों में गोस्वामी तुलसीदास के जीवन चरित्र तथा अनेक अलौकिक घटनाओं का वर्णन है। इसमें गोस्वामी तुलसीदास व मीराबाई के बीच हुए पत्राचार का भी उल्लेख मिलता है मूल गोसाई चरित में, जो वेणी माधव दास द्वारा लिखा गया है। कविमाला तुलसी हरिराय कृत ग्रंथ, ये रामचरितमानस के रचयिता से भिन्न है। ये तुलसी जो है रामचरितमानस वाले नहीं हैं। और इस ग्रंथ में लगभग 74 कवियों की कविताओं का संग्रह है। इसके बाद कवि नामावली सूदन द्वारा लिखा गया ग्रंथ है। इनका एक चर्चित अन्य ग्रंथ सुजान चरित भी है। इसमें 10 कवितों के द्वारा कवियों के नाम बता करके उन्हें प्रणाम किया गया है। आगे सत्य कवि गिरा विलास बलदेव कवि द्वारा लिखा गया है और 17 कवियों के काव्य संग्रह इसमें मिलते हैं। केशव, मतिराम, चिंतामणि बिहारी को इसमें प्रमुखता स्थान दिया गया है। इसके बाद महेश दत्त द्वारा लिखा गया काव्य संग्रह, जिसमें अनेक कवियों का संग्रह है। और सुंदरी तिलक भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा लिखा गया है। 69 कवियों का सवैया छंदबद्ध संग्रह है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं रस चंद्रोदय को। ठाकुर प्रसाद त्रिपाठी द्वारा लिखा गया 242 बुंदेलखंडी कवियों के काव्यों का संग्रह है। श्रृंगार संग्रह सरदार कवि द्वारा लिखा गया 125 कवियों को आधार बनाकर काव्य के विविध पक्षों और अंगों का विवेचन है। इसके बाद राग कल्पद्रुम कृष्णानंद व्यासदेव द्वारा लिखा गया है। इसमें 200 से अधिक कृष्णोपासक कवियों का संग्रह है। दिग्विजय भूषण गोकुल प्रसाद द्वारा लिखा गया है और इसमें 192 कवियों के काव्यों का संग्रह है। कवित रत्नाकर माता दीन मिश्र द्वारा लिखा गया 20 कवियों का काव्य संग्रह है। विद्वान मोद तरंगिणी सुब्बा सिंह द्वारा लिखा गया है 46 कवियों के काव्य संग्रह हैं। खट ऋतु वर्णन, नक्सिक वर्णन और दूती इत्यादि का वर्णन देखने को मिल जाएगा। विचित्रोपदेश नक्छेदी तिवारी द्वारा लिखा गया है, जिसमें अनेक कवियों के काव्यों का संग्रह है। इसके बाद कवि रत्नमाला देवी प्रसाद मुंसिफ द्वारा लिखा गया है। 108 राजपूताने राजस्थानी कवियों के काव्यों का संग्रह है। सलेक्शन फ्रॉम हिंदी लिटरेचर लाला सीताराम द्वारा लिखा गया अनेक साहित्यिक कवियों की आलोचना और उनके काव्यों का संग्रह है। इसके बाद संत वाणी संग्रह तथा अन्य संतों की वाणी अधम द्वारा लिखा गया है। 24 संतों के जीवन चरित्र सहित उनके काव्यों का संग्रह है। शिव सिंह सेंगर द्वारा लिखा गया शिव सिंह सरोज। शिव सिंह सेंगर ने पोष्य या पुंड नामक कवि को हिंदी का पहला कवि माना है। इस ग्रंथ में काल विभाजन का अभाव है, अतः इसे साहित्य इतिहास स्रोत के ग्रंथों में विशिष्ट स्थान प्रदान किया गया है।
लगभग 1000 कवियों तथा उनकी कविताओं का संग्रह है। इसी ग्रंथ के आधार पर जॉर्ज ए ग्रियर्सन ने अपना हिंदी साहित्य का इतिहास द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान लिखा, जो अंग्रेजी भाषा में है। बाह्य साक्ष्य के आधार पर अगर देखा जाए तो गोरखनाथ एंड द कनफटा योगीज ब्रिंग्स महोदय की है, इंडियन थीज्म मैकेनिकाल की है, हिस्ट्री ऑफ द सिख रिलीज मैकालिफ की है, नागरी पचाणी सभा खोज रिपोर्ट श्याम सुंदर दास और मिश्र बंधु हीरालाल की है, हिंदुइज्म एंड ब्राह्मणिज्म मानियार विलियम्स की है, राजस्थान का इतिहास कर्नल टाट की है। हिंदी साहित्य इतिहास ग्रंथ के लेखन परंपरा और काल विभाजन पर करते हैं चर्चा। तो हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ की लेखन परंपरा और काल विभाजन में सबसे पहले हम लोग लेते हैं इस्तवार द ला लिटरेत्योर एंदोई ए हिंदुस्तानी गारसा द तासी महोदय का लिखा गया यह ग्रंथ है। यह ग्रंथ अंग्रेजी वर्ण क्रम में है, अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार, और साहित्यिक प्रवृत्तियों की कोई चर्चा नहीं की गई है इसमें हिंदी कवियों के साथ साथ उर्दू कवियों को भी शामिल किया गया है। फ्रेंच भाषा में लिखा गया है। काल विभाजन का भाव है। इसका पहला भाग 1839 ईस्वी में, दूसरा भाग डॉक्टर रामकुमार वर्मा के अनुसार 1846 ईस्वी में, गणपत चंद्र गुप्त तथा गुलाब राय तथा हिंदी साहित्य कोश के अनुसार भाग 2 1847 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। इसका प्रकाशन पेरिस फ्रांस में हुआ था। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला ग्रंथ। अगला ग्रंथ है द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान जॉर्ज ग्रियर्सन द्वारा लिखा गया है, अंग्रेजी भाषा में लिखा गया है। काल विभाजन सर्वप्रथम इस करने का प्रयास किया गया इसमें, और इस ग्रंथ का प्रकाशन रामचंद्र शुक्ल गुलाब राय साहित्य कोश भाग 2 के अनुसार 1889 ईस्वी, गणपत चंद्र गुप्त के अनुसार 1888 ईस्वी है। यह ग्रंथ द जनरल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में 1888 में प्रकाशित हुआ। इस ग्रंथ का हिंदी अनुवाद डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त ने हिंदी साहित्य के प्रथम इतिहास शीर्षक से किया था। इसमें किया गया जो काल विभाजन है 700 ईस्वी से 1300 ईस्वी तक चारण काल उन्होंने 15वीं शताब्दी को धार्मिक पुनर्जागरण काल, मलिक मोहम्मद जायसी की प्रेम कविता, इसके बाद ब्रज का कृष्ण संप्रदाय 1500 से 1600 ईस्वी तक, मुगल दरबार, तुलसीदास, रीत काव्य, तुलसी के अन्य परिवर्ती, रीत काव्य की समय सीमा 1580 से 1692 तक, तुलसीदास के अन्य परिवर्ती का समयकाल 1600 से 1700 ईस्वी तक, फिर 18वीं शताब्दी कंपनी के शासन में हिंदुस्तान 1800 से 1857 तक, महारानी विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान 1857 से 1887 तक, उसके बाद विविधा दिया गया है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं मिश्र बंधु विनोद को। मिश्र बंधु विनोद मिश्र बंधुओं द्वारा लिखा गया है। मिश्र बंधुओं में गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र, ये 3 भाई थे और तीनों लोगों ने संयुक्त रूप से लिखा था, इसलिए इसे मिश्र बंधु इन्हें कहा जाता है। यह 4 भागों में विभक्त है। पहले 3 भाग 1913 ईस्वी में प्रकाशित हुए थे और चौथा भाग इसका प्रकाशित हुआ था 1934 ईस्वी में। इसे हिंदी साहित्य का इतिहास एवं कवि कीर्तन भी कहा जाता है। हिंदी साहित्य का इतिहास तथा कवि कीर्तन भी इसे कहा जाता है। आरंभिक काल को उन्होंने पूर्वारंभिक और उत्तर आरंभिक काल नाम दिया है। पूर्वारंभिक काल का समय सीमा उन्होंने विक्रमी संवत 700 से 1343 तक, उत्तर आरंभिक काल की समय सीमा 1344 से 1444 तक, माध्यमिक काल को उन्होंने पूर्व माध्यमिक काल और प्रौढ़ माध्यमिक काल में विभक्त किया। 1445 से 1560 विक्रमी संवत पूर्व माध्यमिक काल का समय, प्रौढ़ माध्यमिक काल का समय 1561 से 1680 विक्रमी संवत माना है।
वहीं अलंकृत काल उन्होंने पूर्व अलंकृत काल को 1681 से 1790 तक, उत्तर अलंकृत काल को 1791 से 1889 विक्रमी संवत तक माना है। इसके बाद अज्ञात काल की और आधुनिक काल को उन्होंने परिवर्तन काल कहा, जिसमें 1890 से 1925 विक्रमी संवत तक और 1926 से अब तक, यानी 2 खंडों में रखा है उन्होंने परिवर्तन काल को। मिश्र बंधु विनोद में कवियों के सापेक्षिक महत्व निर्धारित करने के लिए उन्हें 4 श्रेणियां बनाई गई। आचार्य शुक्ल ने कवियों का परिचयात्मक विवरण इसी ग्रंथ से लिया है। इस कविवृत्त संग्रह मूलक इतिहास ग्रंथ में 5000 कवियों का विवरण है। साहित्य के विविधांगों का उल्लेख और साहित्य मूल्यांकन किया गया है मिश्र बंधु विनोद में। इसके बाद हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल का इतिहास है, विधेयवादी पद्धति पर लिखा गया। इसका काल विभाजन है तो इन्होंने वीर गाथा काल, पूर्व मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल और आधुनिक काल में विभक्त किया। वीर गाथा काल को आदिकाल, पूर्व मध्यकाल को भक्ति काल और उत्तर मध्यकाल को रीतकाल तथा गद्य काल, आधुनिक काल को उन्होंने कहा। 1050 से 1375 विक्रमी संवत तक का समय मानते हैं। वहीं पूर्व मध्यकाल या भक्ति काल को 1375 से 1700 विक्रमी संवत तक और रीतकाल का समय काल उन्होंने 1700 से 1900 विक्रमी संवत तक, जबकि 1900 से 1984 विक्रमी संवत तक माना है उन्होंने आधुनिक काल का समय। हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया यह ग्रंथ काशी नागरी प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित हुआ। पहले यह ग्रंथ हिंदी साहित्य की रूपरेखा में हिंदी शब्द सागर की भूमिका में हिंदी साहित्य का विकास शीर्षक से 1929 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। काफी इंपॉर्टेंट तथ्य परीक्षाओं में पूछा गया है। आगे 1940 ईस्वी में यह ग्रंथ परिवर्धित संशोधित रूप से प्रकाशित हुआ था। विधेयवादी पद्धति पर लिखा गया यह ग्रंथ है। काल विभाजन के 2 आधार हैं इसमें, परंपरा और युग की साहित्यिक प्रवृत्तियां। ग्रियर्सन के ग्रंथ को बड़ा कविवृत्त संग्रह तथा शिव सिंह सेंगर के ग्रंथ को वृत्त संग्रह, मिश्र बंधुओं के ग्रंथ को बड़ा भारी कविवृत्त संग्रह इसमें कहा गया है। इसके अलावा उन्होंने आदिकाल का उपविभाजन प्रकरण 1, प्रकरण 2, प्रकरण 3 और प्रकरण 4 करके किया। प्रकरण 1 में उन्होंने सामान्य परिचय, प्रकरण 2 में अपभ्रंश काव्य, प्रकरण 3 में देश भाषा काव्य और 4 में फुटकल रचनाएं, जिसमें अमीर खुसरो और विद्यापति की भी चर्चा देखने को मिल जाएगी। इसके बाद भक्ति काल को भी उन्होंने 6 प्रकरण में विभक्त किया है। प्रकरण 1 में सामान्य परिचय, प्रकरण 2 में निर्गुण धारा और ज्ञानाश्रयी शाखा, प्रकरण 3 में निर्गुण धारा, प्रेम मार्गी या सूफी शाखा, प्रकरण 4 में सगुण धारा या राम भक्ति शाखा, प्रकरण 5 में सगुण धारा, कृष्ण भक्ति शाखा और प्रकरण 6 में भक्ति काल की फुटकल रचनाओं को रखा है। फिर रीतकाल को उन्होंने 3 प्रकरण में रखा है। प्रकरण 1 सामान्य परिचय, प्रकरण 2 रीति ग्रंथकार कवि और प्रकरण 3 रीतकाल के अन्य कवि। रीतकाल के अन्य कवियों में उन्होंने बनवारी, सबल सिंह चौहान, बृंद, छत्र सिंह, कायस्थ, बैताल, आलम, गुरु गोविंद सिंह, श्रीधर या मुरलीधर, लाल कवि, घनानंद, रसनिधि, महाराजा विश्वनाथ सिंह, भक्तवर, नागरीदास, जोधराज, बख्शी, हंसराज, गिरधर कविराय, गुमान मिश्र, सूदन, बोधा, ठाकुर, पजनेश और द्विजदेव की चर्चा करते हैं। आधुनिक काल को उन्होंने विभक्त किया है 3 प्रकरणों में, प्रकरण 1, प्रकरण 2 और इसके बाद आधुनिक गद्य परंपरा का प्रवर्तन तो तथा खंड काव्य खंड। तो काव्य खंड में आपको प्रकरण 1 में पुरानी धारा, प्रकरण 2 में नई धारा का प्रथम उत्थान, प्रकरण 3 में नई धारा का द्वितीय उत्थान और प्रकरण 4 में नई धारा तृतीय उत्थान, वर्तमान कविताएं और छायावाद को इन्होंने सम्मिलित किया है। इसमें प्रकरण 1 में गद्य का प्रवर्तन सामान्य परिचय दिया गया है,
गद्य का प्रवर्तन प्रथम उत्थान प्रकरण 2 में दिया गया है। प्रकरण 3 में गद्य साहित्य का प्रसार दिया गया है और प्रकरण 4 में गद्य साहित्य का निर्माण, प्रकरण 5 में गद्य साहित्य की वर्तमान गति और तृतीय उत्थान। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हिंदी साहित्य का अतीत विश्वनाथ प्रसाद मिश्र द्वारा लिखा गया है। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र द्वारा लिखा गया हिंदी अतीत 2 भागों में विभक्त हुआ था और इसका काल विभाजन देखते हैं तो आदिकाल को 1000 से 1400 विक्रमी संवत तक माना है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। पूर्व मध्यकाल या भक्ति काल को 1400 से 1700, उत्तर मध्यकाल को 1700 से 1900 और आधुनिक काल को 1900 से विक्रमी संवत अब तक माना है। हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास, यह इतिहास ग्रंथ आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा लिखा गया है, जिसका प्रकाशन वर्ष 1952 ईस्वी है। इसके अतिरिक्त द्विवेदी जी ने अन्य 2 इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का आदिकाल है, हिंदी साहित्य की भूमिका 1940 ईस्वी, हिंदी साहित्य का आदिकाल 1952 ईस्वी का प्रकाशित ग्रंथ है। इन्होंने काल विभाजन किया है हिंदी साहित्य के आदिकाल को 10वीं से 14वीं सदी तक, भक्ति काल को 14वीं से 16वीं सदी तक, रीतिकाल को 16वीं से 19वीं सदी तक और आधुनिक काल को 19वीं शताब्दी के आरंभ से मानते हैं। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, इस ग्रंथ का प्रकाशन वर्ष 1938 ईस्वी राम कुमार वर्मा द्वारा लिखा गया है। यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ की भांति इन्होंने भी अध्यायों का विभाजन प्रकरणों में किया है। काल विभाजन में इन्होंने पहले प्रकरण में संधि काल को रखा 750 से 1200 विक्रमी संवत तक, जिसमें सिद्ध एवं जैन साहित्य को रखा। दूसरा प्रकरण चारण काल 1000 से 1375 विक्रमी संवत तक और तीसरा प्रकरण भक्ति काल 1375 से 1700 विक्रमी संवत तक माना है। भक्ति काल को संत काव्य, प्रेम काव्य, राम काव्य और कृष्ण काव्य में विभक्त किया है। इन्होंने भक्ति काल को निर्गुण ज्ञानाश्रयी शाखा को संत काव्य, निर्गुण प्रेमाश्रयी शाखा को सूफी काव्य नाम दिया है। आगे बढ़ते हैं और हिंदी साहित्य के वैज्ञानिक इतिहास को देखते हैं। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त द्वारा लिखा गया 1965 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। इसका काल विभाजन देखते हैं तो प्रारंभिक काल 1184 से 1350 तक, मध्यकाल 1350 से 1857 तक, पूर्व मध्यकाल या उत्कर्ष काल 1350 से 1500 ईस्वी तक, मध्यकाल चरमोत्कर्ष काल नाम दिया है इन्होंने 1500 से 1600 ईस्वी तक, और इसके बाद उत्तर मध्यकाल को अपकर्ष काल कहा है। यानी मध्यकाल को उन्होंने 3 खंडों में व्यक्त किया गणपत चंद्र गुप्त ने, उत्कर्ष काल, चरमोत्कर्ष काल और अपकर्ष काल। तो उत्कर्ष काल 1350 से 1500 ईस्वी तक, चरमोत्कर्ष काल 1500 से 1600 ईस्वी तक और उत्तर मध्यकाल 1600 से लेके 1857 ईस्वी तक माना है। आधुनिक काल को 1857 से अब तक मानते हैं, जिसमें स्वतंत्रता पूर्व युग 1857 से 1947 तक, स्वतंत्रोत्तर युग यानी 1947 से अब तक। इसके बाद हिंदी साहित्य के इतिहास डॉक्टर नगेंद्र व हरदयाल ने संपादन किया और जिसका प्रकाशन वर्ष 1973 ईस्वी है। आदिकाल में 7वीं शताब्दी के मध्य से 14वीं शताब्दी तक माना, भक्ति काल को 14वीं से 17वीं शताब्दी तक, रीतिकाल को 17वीं से 19वीं शताब्दी तक और आधुनिक काल को उन्होंने पुनर्जागरण काल, भारतेंदु काल के नाम से 1857 से 1900 ईस्वी तक, जागरण सुधार काल को 1900 ईस्वी से 1918 ईस्वी तक जिसे द्विवेदी काल, और छायावाद को 1918 से 1938 ईस्वी तक, छायावादोत्तर काल को उन्होंने 1938 से 1953 तक और नवलेखन काल को उन्होंने 1953 से अब तक माना है। इसके बाद आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास बच्चन सिंह द्वारा 1978 ईस्वी का प्रकाशित है। इन्होंने पुनर्जागरण काल,
1857 से 1900 ईस्वी तक, पूर्व स्वच्छंदता काल 1900 से 1920 ईस्वी तक, स्वच्छंदता युग 1920 से 1940 ईस्वी तक, और उत्तर स्वच्छंदतावाद काल 1940 से 1980 ईस्वी तक माना है। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास यह बच्चन सिंह द्वारा लिखा गया 1996 ईस्वी का प्रकाशित ग्रंथ, और इन्होंने काल विभाजन में अपभ्रंश काल किया, फिर भक्ति काल, इसके बाद रीति काल, उसके बाद आधुनिक काल। भक्ति काल की समय सीमा 1400 से 1650 ईस्वी तक मानी है। भक्ति काल को इन्होंने निर्गुण काव्यधारा और सगुण काव्यधारा दो खंडों में विभक्त किया। निर्गुण में संत काव्य और सूफी काव्य, सगुण में कृष्ण भक्ति काव्य और राम भक्ति काव्य खंड किए हैं उन्होंने। इसके बाद रीत काल को रीतिबद्ध कवि, मुक्त कवि और हिंदी और उर्दू शैली का काव्य तथा रीतितर काव्य उन्होंने दिया है। आधुनिक काल में नव जागरण युग 1857 से 1920 ईस्वी तक, स्वच्छंदता युग में 1920 से 1938 ईस्वी तक, उत्तर स्वच्छंदता युग में 1938 से अद्यतन तक काल विभाजन किया है। आइए आगे बढ़ते हैं और कुछ अन्य महत्वपूर्ण ग्रंथों पर चर्चा कर लेते हैं। भाषा काव्य संग्रह 1873 ईस्वी का महेश दत्त शुक्ल का है। हिंदी कोविद रत्नमाला, काफी इंपॉर्टेंट तथ्य है साथियों, याद रखिएगा, एकदम रट लीजिएगा। प्रथम भाग 1909 ईस्वी, दूसरा भाग 1914 ईस्वी में। कविता कौमुदी पंडित राम नरेश त्रिपाठी का 1917 ईस्वी का। ए स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर एडविन ग्रिप्स महोदय का है। ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर 1920 ईस्वी का पादरी FEK का है। ब्रज माधुरी सार 1923 ईस्वी का वियोग हरि का है। हिंदी साहित्य विमर्श 1923 ईस्वी का पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी का है। हिंदी भाषा का विकास 1924 ईस्वी का श्याम सुंदर दास का है। हिंदी के मुसलमान कवि 1926 ईस्वी का गंगा प्रसाद सिंह का है। सुकवि सरोज 1927 ईस्वी का गौरी शंकर द्विवेदी का है। हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास 1930 ईस्वी का सूर्यकांत शास्त्री का है। हिंदी भाषा और साहित्य 1930 ईस्वी का श्याम सुंदर दास का है। हिंदी भाषा और उसके साहित्य 1930 ईस्वी का हरिऔध का है। हिंदी साहित्य का इतिहास 1931 ईस्वी रमाशंकर शुक्ल रसाल का है। आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास 1934 ईस्वी का कृष्ण शंकर शुक्ल का है। मॉडर्न हिंदी लिटरेचर 1939 ईस्वी इंद्रनाथ मदान का है। आधुनिक हिंदी साहित्य 1850 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक, 1941 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय जी का। आगे बढ़ते हैं। खड़ी बोली हिंदी साहित्य का इतिहास ब्रजरत्न दास का है। आधुनिक हिंदी साहित्य डॉक्टर कृष्णलाल का है 1900 से 1925 तक। हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी नंदुलारे वाजपेयी का है। आधुनिक हिंदी साहित्य नंदुलारे वाजपेयी का है। आधुनिक साहित्य नंदुलारे वाजपेयी का है। हिंदी काव्यधारा 1945 ईस्वी राहुल सांकृत्यायन की है। आधुनिक हिंदी साहित्य की भूमिका लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय की है। हिंदी गद्य साहित्य रामचंद्र तिवारी का है 1955 ईस्वी का। हिंदी साहित्य की कहानी प्रभाकर माचवे का। साहित्य का इतिहास दर्शन नलिन विलोचन शर्मा का है। हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास रामस्वरूप चतुर्वेदी जी का है। हिंदी साहित्य का इतिहास विजेंद्र स्नातक का है 1996 ईस्वी का। हिंदी उपन्यास का इतिहास गोपाल राय का है। हिंदी साहित्य का आधा इतिहास सुमन राजे का है। हिंदी कहानी का इतिहास गोपाल राय का है। कवि और काव्य शांत प्रिय द्विवेदी का है। नवयुग काव्य विमर्श ज्योति प्रसाद मिश्र निर्मल का है। हिंदी कविता का विकास आनंद कुमार का है। हिंदी गीत काव्य ओम प्रकाश अग्रवाल का है। आधुनिक काव्यधारा डॉक्टर केसरी नारायण शुक्ल का है। हिंदी के कवि और काव्य गणेश प्रकाश प्रसाद द्विवेदी का है। और काव्य कला गंगा प्रसाद पांडे का है। हिंदी के वर्तमान कवि और उनका काव्य गिरिजा दत्त शुक्ल गिरीश का है। हिंदी नाट्य साहित्य का विकास विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का है। हिंदी नाटक उद्भव और विकास दशरथ ओझा का है। आधुनिक हिंदी नाटक डॉक्टर नगेंद्र का है।
हिंदी नाट्य विमर्श गुलाब राय द्वारा लिखा गया। हिंदी नाट्य साहित्य ब्रजरत्न दास का है। आधुनिक हिंदी साहित्य अज्ञे के संपादन में लिखा गया है। नया हिंदी साहित्य प्रकाश चंद्र गुप्त का। युग और साहित्य शांति प्रिय द्विवेदी का। गद्य भारती केशव प्रसाद मिश्र और पद्म नारायण आचार्य का। हिंदी साहित्य पंडित धीरेन्द्र वर्मा का। इतिहास और आलोचना नामवर सिंह का। आधुनिक साहित्य की प्रवृत्ति नामवर सिंह का। साहित्य दृष्टि और इतिहास मैनेजर पांडे का। भारतीय इतिहास की समस्याएं रामविलास शर्मा का। नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र मुक्तिबोध का। साहित्य इतिहास संरचना और स्वरूप सुमन राजे का। हिंदी साहित्य युग और प्रवृत्तियां शिव कुमार शर्मा का। रीत काव्य की भूमिका नगेंद्र का है। खड़ी बोली का संक्षिप्त परिचय रामनरेश त्रिपाठी का। हिंदी साहित्य का सुबोध इतिहास गुलाब राय का है। नागरी प्रचारणी सभा काशी ने हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास 17 भागों में प्रकाशित करने की योजना बनाई, जिसके 16 भाग प्रकाशित हुए। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा रचित हिंदी साहित्य के इतिहास की भूमिका की विषय सूची देख लेते हैं हम लोग। तो हिंदी साहित्य भारतीय चिंता का स्वाभाविक विकास। हिंदी साहित्य भारतीय चिंतन का स्वाभाविक विकास। संत मत, भक्तों की परंपरा, योग मार्ग और संत मत, सगुण मतवाद, मध्य युग के संतों का सामान्य विश्वास, भक्ति काल के प्रमुख कवियों का व्यक्तित्व, रीत काव्य और उपसंहार। परिशिष्ट में संस्कृत साहित्य का संक्षिप्त परिचय। महाभारत क्या है, रामायण और पुराण, बौद्ध साहित्य, बौद्ध संस्कृत साहित्य, जैन साहित्य, कवि प्रसिद्धियां, स्त्री रूप प्रमुख हैं। द्विवेदी जी ने इस ग्रंथ में अध्याय 1 और 2 की विषय सूची शीर्षक के अंतर्गत हिंदी साहित्य भारतीय चिंतन का स्वाभाविक विकास ही बनाया है, किंतु दोनों अध्यायों के अंदर विषय अलग अलग हैं। ध्यान देने वाली चीज है। अध्याय 1 के आरंभ में द्विवेदी जी का कथन है कि आज से लगभग 1000 वर्ष पहले हिंदी साहित्य बनना शुरू हुआ था। इन 1000 वर्षों में भारतवर्ष का हिंदी भाषी जन समुदाय क्या सोच समझ रहा था, इस बात की जानकारी का एकमात्र साधन हिंदी साहित्य ही है। अध्याय 8 में भक्ति काल के प्रमुख कवियों का व्यक्तित्व के अंतर्गत कबीर, नानक, सूरदास, नंददास, तुलसीदास, दादू, सुंदरदास, रज्जब को रखा गया है। अध्याय 2 के अंतर्गत इन्होंने अपभ्रंश कविता के प्रोत्साहन का प्रश्न, राजा मुंज और भोज के अपभ्रंश कविता क्या अपभ्रंश लोक भाषा थी, आधुनिक भाषाओं में तत्सम शब्द कैसे आए, प्राचीन हिंदी कविता के छंद आदि विषय दिए गए हैं। तो साथियों, आज की पाठचर्या लगी यहीं पर विराम। अगर आप चाहते हैं कि इस सीरीज को प्रतिदिन चलाया जाए तो कमेंट बॉक्स में यस टाइप करें, जिससे कि हमें पता चलेगा कि आपके लिए यह पाठचर्या लेकर के आनी है या नहीं। और आज की इस पाठचर्या में फिर लेते हैं यहीं पर विराम और आदिकाल का भाग कल लेकर के उपस्थित होंगे, लेकिन आपके लाइक शेयर सब्सक्रिप्शन से हमें पता चलेगा कि लेकर आना है या नहीं। तो साथियों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए प्रकरण, नए टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेंगे आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। बेस्ट विशेष, बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद साथियों।